अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ मोड्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ कंडक्टिंग एन एडीआर, उसके बारे में बात करेंगे। सो स्टार्टिंग विद all those methods, ADR consists of all those methods of dispute resolution which are alternative to litigation। हर वो मेथड जो कि लिटिगेशन का अल्टरनेटिव है, जिसके ज़रिए से पार्टीज जो हैं अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती हैं, दैट फॉल्स इनटू द एम्बट ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। लेकिन इसके बीच में से कुछ मेथड्स ऐसे हैं विच आर मोर इन प्रैक्टिस, पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान। अगर अगर एडीआर की जो प्रैक्टिस है अगर उसका अहाता किया जाए तो पाकिस्तान की जो एडीआर प्रैक्टिस है दैट रिवॉल्व्स अराउंड आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, रिकन्सिलिएशन एंड नेगोशिएशन। ये चार मेथड्स हैं कि जो कि सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज किए जाने वाले डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स हैं व्हेन इट कम्स टू एडीआर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन पे। व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन? Arbitration is a private determination of the controversial issues by a neutral party who is empowered to make a binding award. Private determination of a controversial issues by a neutral party who is empowered to make a binding award. So when it comes to binding award, it means that the decision which is rendered, which is given by the arbitrator, is binding on the parties in the same way as a judgment of the court. So arbitration के बीच में what happens is parties when they come across any dispute, they instead of going to the court of law for seeking the determination of their rights, जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने बात की कि कोर्ट के बीच में जब हम जाते हैं तो हम बेसिकली तकाजा कर रहे होते हैं कि हमारे हकूक़ हमें दिलवाए जाएँ। दोनों पार्टीज़ ये कह रही होती हैं कि मेरी तरफ से डिफ़ॉल्ट जो है वो नहीं हुआ या मेरी तरफ से कोई इसकी परफॉर्मेंस के बीच में अपनी ऑब्लिगेशंस जो है वो ब्रीच नहीं हुई, दूसरी पार्टी ने जो है वो ब्रीच की हैं, तो लिहाजा मुझे मेरे हकूक़ दिलवाए जाएँ। तो कोर्ट उसके बाद जो है वो एविडेंस लेने के बाद और सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद फिर फैसला करती है कि किसने ब्रीच किया है या कौन पार्टी एट फॉल्ट है और कौन उनमें से जो है वो सॉलम पार्टी है विच इज़ नॉट कमिटेड द ब्रीच और विच इज़ नॉट एट फॉल्ट। तो अगर पार्टीज़ जो हैं यही डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स अदालत के बजाय वो किसी प्राइवेट पर्सन से करवाना चाहें कि वो ये चाहें कि हम वी डोंट वांट टू गो टू द कोर्ट फॉर certain reasons, we want to get that determination of rights through a private person। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से चंद एक वजूहात जो है वो ये कोर्ट के बीच में पार्टीज़ जो हैं वो इसलिए भी नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि कोर्ट का जो प्रोसीजर है दैट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसीजर एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट अ केस। एक sometimes it takes years, sometimes it also goes to decades। और पार्टीज़ ये एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से पार्टीज़ जो हैं जो पर्टिकुलरली जो बिज़नेस क्लास है और जो कमर्शियल पार्टीज़ हैं वो अब कोर्ट सिस्टम को अवॉइड करना शुरू हो गई हैं और वो अपने डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन के बीच में ले जाना शुरू हो गई कि जहाँ पे उनको डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स तो उसी तरह से मिलता है जिस तरह से अदालत के बीच में किया जाता है, यानी कानून को अप्लाई किया जाता है और कानून की रोशनी में फ़ैसला किया जाता है और एट द एंड जो डिसीजन होता है वो भी बाइंडिंग डिसीजन होता है। कोई पार्टी उसको बाद में वायलेट नहीं कर सकती और अगर एक पार्टी उसको कंप्लाई विद नहीं कर रही है जिसके अगेंस्ट में वो डिसीजन आया है तो अगेन आप अदालत की मदद ले सकते हैं उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अदालत जो है वो स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए उसी आर्बिट्रेटर के फैसले को जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी। तो इसके बीच में देयर आर सर्टेन स्टेप्स सच एज मेकिंग दैट अवार्ड अ रूल ऑफ द कोर्ट एंड देन डीलिंग विद द चैलेंजेस रेज्ड बाय द अदर पार्टी ऑन द अवार्ड। इन स्टेप्स को हम जब एट द अप्रोप्रिएट स्टेज जो है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब एक अवार्ड इन स्टेप्स को क्रॉस कर लेता है तो उसके बाद वो उसी तरह से इम्प्लीमेंट होता है, इन्फोर्स होता है जिस तरह के जजमेंट डिक्री ऑफ अ कोर्ट। तो एक दूसरी रीज़न जिसकी वजह से पार्टीज़ जो हैं वो
कोर्ट्स को अवॉइड करती हैं और आर्बिट्रेशन को रिकोर्स करती हैं वो ये है कि कोर्ट के बीच में यू कैन नॉट हैव अ जज ऑफ योर ओन चॉइस। फॉर एग्जांपल, आपका एक बिजनेस डिस्प्यूट है, आपका इंजीनियरिंग डिस्प्यूट है, एक जज एक जज ऑफ द कोर्ट है, उसका ही मे बी हैविंग very little knowledge about engineering or maybe having no knowledge about in the field of engineering। इसी तरह अकाउंट्स की फील्ड है, इसी तरह आर्किटेक्चर है, इसी तरह माइनिंग है। ये जो स्पेशल एरियाज़ हैं इनके बीच में मुमकिन है उन जजेस की उतनी एक्सपर्टीज़ ना हो जो कि उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो पार्टीज़ के पास ये एडवांटेज होता है कि वो किसी ऐसे शख्स को आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लें जो उसी फील्ड का एक्सपर्ट हो, जिस फील्ड का उनका डिस्प्यूट है, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट है, उसी फील्ड का वो शख्स जो है ना सिर्फ एक्सपर्ट हो बल्कि उसके साथ में वो लॉ नोइंग भी हो। तो वह ऐसे शख्स को जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती हैं तो वो आर्बिट्रेटर ना सिर्फ एक्सपेडिशियसली विदाउट वेस्टिंग पार्टीज टाइम बल्कि वो बाय कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिकेसीज ऑफ द डिस्प्यूट वो उनको एक ऐसा अवार्ड जो है वो लिख के देता है कि जिसके बीच में पार्टीज़ को इस चीज़ का जो है वो एक ग्रीवियंस नहीं रहता कि हमारे डिस्प्यूट को, सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड नहीं किया गया प्रॉपरली। जज साहब के पास जो है या द पर्सन एडजुडिकेटिंग अपॉन द डिस्प्यूट था, उसके पास इस चीज़ की अहलियत नहीं थी कि वो हमारे डिस्प्यूट की जो नज़ाकत है, उसकी जो इंट्रिकेसीज हैं उसको समझ सकता। तो ये भी एक पार्टीज़ के पास चॉइस होती है, जिसकी वजह से जो है पार्टीज़ टेंड टू प्रेफर आर्बिट्रेशन, particularly the business parties, commercial parties, they tend to prefer arbitration over litigation। तो अदरवाइज जैसे मैंने बताया कि आर्बिट्रेशन जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स के बीच में से ये वो वाला मेथड है विच वेरी क्लोजली रिजेंबल्स लिटिगेशन, बिकॉज इसके बीच में भी पार्टीज जो हैं वो प्लीडिंग्स फाइल करती हैं, एविडेंस भी पेश इसमें की जा सकती है, नहीं भी की जा सकती है, डिपेंड्स अपॉन the agreement between the parties, या depends upon the discretion exercised by the arbitrator। अगर parties ने ऐसा कोई agreement पहले से नहीं कर रखा था और applicable, और जो arbitrator है वो ज़रूरत महसूस नहीं करता कि उसके बीच में कोई हमें तफसीली एविडेंस उसमें लेने की ज़रूरत है, और प्रामा फेशियल डॉक्यूमेंट्स उसके लिए वो सफिशेंट उनको कंसीडर करता, तो ही कैन ऑल्सो प्रोसीड विद द आर्बिट्रेशन I mean without framing of issues or without taking detailed evidence। तो अदरवाइज़ इसके बीच में भी कानून के मुताबिक, लेकिन कानून का लागू करना जो है वो भी आर्बिट्रेटर के लिए उसी तरह से ज़रूरी होता है जिस तरह के कोर्ट के लिए ज़रूरी होता है। तो जो ये सारी सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद जो रीज़न्स हैं वो मैंने आपको बता दी कि जिसकी वजह से आर्बिट्रेशन इज़ नाउ प्रेफरेबल मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन द कमर्शियल क्लास इन कंपैरिजन विद द लिटिगेशन। देन कम्स टू मीडिएशन। मीडिएशन में है एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी असिस्ट द पार्टीज टू एग्री ऑन देयर ओन सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। पार्टीज जनरली डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। या वेल मीडिएशन के बीच में ये होता है कि दिस इज़ अ लिटिल मोर रिलैक्स सिस्टम दैन द आर्बिट्रेशन, क्योंकि इसके बीच में पार्टीज़ को प्लीडिंग्स फाइल नहीं करना पड़ती हैं, इसके बीच में पार्टीज़ को उस तरह से एविडेंस भी जो है वो लीड नहीं करना पड़ती है। सिर्फ दोनों पार्टीज़ अपना जो मौक़िफ़ है वो एक थर्ड पार्टी मीडिएटर के सामने वो रखती हैं और उनको बताती हैं कि हमारा जो स्टांस है इस डिस्प्यूट के बीच में वो क्या है। अच्छा, मीडिएटर जो है, मीडिएटर के पास भी कोई ऐसा इख्तियार नहीं होता इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम में, मीडिएशन के बीच में, कि मीडिएटर अपने पास एक ऐसा सोल्यूशन जो है वो क्रिएट करे और पार्टीज़ को कहे कि ये अब मैं समझता हूँ आप दोनों के लिए ना सिर्फ के फ़ायदेमंद है बट यू बोथ ऑफ यू मस्ट फॉलो दैट। नहीं, वो मीडिएशन में मीडिएटर जो है वो ऐसा कोई सोल्यूशन प्रपोज नहीं कर सकता कि जो वो कहे कि ये बाइंडिंग है पार्टीज़ पे। हाँ, सॉल्यूशंस प्रपोज कर सकता है लेकिन उनको बाइंडिंग जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकता। वो सिर्फ क्या कर सकता है, दोनों पार्टीज़ को असिस्ट करता है कि आपके पास क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, आपका जो डिस्प्यूट है इसमें आप किस किस तरह से आप अगर इसका एक आउटकम जो है वो निकालें, इसका वे आउट निकालें तो आप दोनों के लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगा। तो वो बेसिकली दोनों पार्टीज़ को हेल्प करता है इन देयर ओन ब्रेनस्टॉर्मिंग
and he also helps them by proposing certain solutions which are maybe not in the mind of the parties. और उसके बाद decision once again belongs to the parties कि वो उस solution को accept करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं। और लेकिन एक दफ़ा जब वो solution को accept कर लेती हैं या ख़ुद से एक solution को create करने के बाद वो उसको sign कर लेती हैं कि this is the final outcome of the dispute, उसके बाद फिर वो जो उनका settlement है that becomes binding। किस तरह से वो बाइंडिंग बनता है, ये एक डिबेट है, इसके ऊपर हम जब रेलिवेंट कवानीन पे आएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त जो कवानीन बनाए गए हैं वो हर प्रोविंस का जो लॉ है वो डिफरेंट है, और हर लॉ के बीच में जो बाइंडिंग नेचर ऑफ द फाइनल आउटकम है वो डिफरेंट है। सच एज़ अगर हम इस्लामाबाद लॉ की बात करें तो इस्लामाबाद लॉ के मुताबिक दो पार्टीज़ म्यूचुअली अगर अपने डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व कर लेती हैं और उसके बाद वो अदालत में ले जाती हैं उसको, तो अदालत उसको बाइंडिंग डिक्लेयर कर देगा। बाय द अगर अदालत को ये सेटिस्फेक्शन है इस चीज़ की कि ये एक लॉफुल सलूशन है, एक प्रॉब्लम डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता था और पार्टीज़ ने उसका एक लॉफुल सलूशन जो है ख़ुद से निकाल लिया है, तो अदालत उसके ऊपर अपना स्टैम्प जो है वो अप्लाई कर देगा और कह देगा ठीक है, नो दिस इज़ अ फाइनल डिसीजन, नाइदर ऑफ द पार्टीज़ नो कैन डिविएट फ्रॉम इट। तो लेकिन जो पंजाब का कानून है उसके मुताबिक पार्टीज़ म्यूचुअली रिज़ॉल्व अगर कर लें तो वो अदालत की इस तरह से मदद जो है वो हासिल नहीं कर सकती। बाय द टाइम वो डिस्प्यूट अराइज होने के बाद पहले अदालत में जाएं और अदालत जो है फिर उनको रेफ़र करे टू समवन नॉमिनेटेड आइदर बाय द कोर्ट और बाय द चोजन बाय द पार्टीज देमसेल्व्स, और फिर उसके बाद जो है वो डिस्प्यूट रिज़ॉल्व हो तो फिर उसको अदालत के बीच में ले जाएंगे, तो अदालत उसके ऊपर जो है उसको जो है वो ओन करेगी और उसको एक रूल ऑफ द कोर्ट का जो है वो एक स्टेटस जो है वो उसको देगी। तो ये बहरहाल जब हम रेलिवेंट लॉज के ऊपर आएंगे तो तब इनको इस पॉइंट को ज़्यादा तफसील से डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली स्पीकिंग जो मीडिएशन का जो फाइनल आउटकम होता है, अगर जो कानून है, जो भी कानून अप्लाई कर रहा है, अगर वो उसको एक इन्फोर्सेबल करेक्टर एज अ जजमेंट ऑफ द कोर्ट देता है तो दैट विल बी इन्फोर्स्ड एज अ जजमेंट ऑफ द कोर्ट। लेकिन अगर जो एप्लीकेबल लॉ है वो उसको ऐसा कोई इन्फोर्सेबल करेक्टर नहीं देता तो दैट फाइनल आउटकम विल ऑलवेज रिमेन इन्फोर्सेबल एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। तो ये एक डिफरेंस है। इन दोनों के डिफरेंस को आगे जाके मज़ीद तफसील से डिस्कस करेंगे। जो तीसरा तरीका है वो है रिकन्सिलिएशन का। एन एक्सटर्नल पार्टी हेल्प्स द डिस्प्यूटेंट्स टू रिस्टोर देयर प्राइवेट रिलेशनशिप, पार्टीज इंटरेक्ट विद ईच अदर इन रिकन्सिलिएशन। जो रिकन्सिलिएशन है ये नॉर्मली, इट्स नॉट लाइक स्ट्रिक्टली बट जनरली इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन फैमिली डिस्प्यूट्स, कि जहाँ पे जो दोनों पार्टीज़ हैं उनका जो रिलेशनशिप है वो पहले से ही जो है वो डिसरप्ट हो चुका हुआ होता है। जिस तरह मियाँ बीवी के बीच में कोई तनाज़ा पैदा हो गया और उसके बाद अभी फ़ाइनल सेपरेशन तो नहीं हुई बाय वे ऑफ डिवोर्स और खुला, लेकिन एक नाराज़गी है और वो प्रोलॉन्ग होती जा रही है, और उसको अब ख़त्म करने के लिए जो एक डिस्प्यूट रिजॉल्विंग एक्टिविटी की जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज रिकन्सिलिएशन, कि जिसके बीच में दोनों पार्टीज़ को सुना जाता है, दोनों पार्टीज़ को आमने सामने बिठाया जाता है, दोनों का गिला शिकवा सुना जाता है टुवर्ड्स ईच अदर, और फिर उसके बाद एक फ़ाइनल सलूशन जो है वो उनको प्रपोज़ किया जाता है। और वो भी सिर्फ तभी अप्लाई करता है अगर मियाँ बीवी जो हैं दोनों वो उसके ऊपर इत्तफाक कर रहे हों, कि अगर बीवी ने कुछ जो है वो नाराज़गी का इजहार किया कि मियाँ मेरा ख्याल नहीं रखता है, तो मियाँ को ये कहा जाता है कि भाई तुम इस तरीके से इसका ख्याल रखोगे। और अगर मियाँ ने कोई नाराज़गी का इजहार किया है कि ये मेरे साथ ताउन नहीं करती है, तो लिहाजा उसको कहा जाता है कि भाई तुम इस तरह से तुम अपने मियाँ के साथ ताउन जो है वो करोगी। तो फिर दोनों पार्टीज़ की रजामंदी ली जाती है उसके ऊपर, और इस तरह से उनके रिलेशन को जो है वो रिस्टोर किया जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज रिकन्सिलिएशन, कि जहाँ पे पार्टीज़ का जो रिलेशन है दैट इज़ डिसरप्टेड और उसको अब रिस्टोर जो है वो करना जो है दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ द डिस्प्यूट रिजॉल्विंग एक्टिविटी। देन कम्स नेगोशिएशन।
नेगोशिएशन है, इट इज़ अ प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द पार्टीज देमसेल्व्स टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एनी थर्ड पार्टी, जिसमें पार्टीज़, ये नेगोशिएशन वो प्रोसेस है जिसमें आपको थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। पार्टीज देमसेल्व्स रिजॉल्व द डिस्प्यूट, ये उस वक्त होता है व्हेन बोथ द पार्टीज आर वाइज इनफ, उनको पता है कि हम अगर किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे तो वो हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट होगा और हम हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटीज़ पैदा करेगा बजाय कि वो हमारे लिए ईज़ क्रिएट करे। तो जब दोनों पार्टीज़ इस चीज़ की समझ बूझ रखती हैं तो फिर वो किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए बगैर ख़ुद एक दूसरे के साथ बैठ जाती हैं और कहती हैं कि भाई ये हमारे दरमियान में तनाज़ा है और ये उसकी बुनियाद है। वो फिर बुनियाद से उसको आखिर तक डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद वो ये देखने के बाद कि इसको किस तरह से हल किया, ख़ुद ही से उसका एक सलूशन जो है वो निकाल लेते हैं। दिस मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन। इसका भी जो फाइनल आउटकम है उसको फाइनलाइज करने में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अदालत की मदद ली जा सकती है अगर जो एप्लीकेबल लॉ है वो इस चीज़ की गुंजाइश देता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, जो इस्लामाबाद का हमारा लॉ बनाया गया है वो इस चीज़ की गुंजाइश देता है कि वो पार्टीज़ ने म्यूचुअली ख़ुद से भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया तो अदालत से वो उसके ऊपर उसको रूल ऑफ द कोर्ट का स्टेटस दिलवा सकती हैं और वो उसको एज सच उसको इम्प्लीमेंट करवा सकती हैं अगर बाद में कोई पार्टी जो है उससे मुनहरफ होती है। लेकिन पंजाब और कुछ दूसरे प्रोविंसेस के जो कवानीन है वो इस चीज़ की गुंजाइश नहीं देते, वो सिर्फ उसी की गुंजाइश देते हैं कि जहाँ पर कोर्ट ने ख़ुद से डिस्प्यूट को रेफ़र किया हुआ हो। तो ये सबसे एक इफ़ेक्टिव, एक्सपीडिशियस और लेस एक्सपेंसिव मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है नेगोशिएशन, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। पार्टीज़ को अपने वक्त का एहसास होता है और पार्टीज़ प्रिसाइजली अपने ग्रीवियंस को भी अंडरस्टैंड कर रही होती हैं, अपने डिस्प्यूट को भी अंडरस्टैंड कर रही हैं, तो लिहाजा वो एक दूसरे के साथ मिल के बैठ के एज सुन एज़ पॉसिबल उसका सलूशन जो है वो निकाल लेते हैं। और यही मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ये बिटवीन द कॉरपोरेशंस भी अप्लाई होता है कि दो कंपनीज़ के दरमियान में अगर कोई इस तरह का डिस्प्यूट आ गया है तो दे कैन ऑथराइज समवन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी टू नेगोशिएट द डिस्प्यूट विद द अदर पार्टी। Company secretary, director, chief executive can negotiate the dispute on behalf of the company with the other party. तो इस तरह से फिर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स जो हैं वो भी बहुत एक्सपीडिशियसली जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये जैसे मैंने पहले कहा, ये वहीं पे अप्लाई होता है जहाँ पे पार्टीज़ खुद से इस चीज़ की जो है वो सेंस रखती हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज अबाउट टाइप्स ऑफ ADR, प्रेवलेंट मेथड्स ऑफ ADR, गो के इसके अलावा भी इसमें बहुत सी कैटेगरीज़ हैं। जो लेक्चर की स्लाइड्स हैं मैं मेंशन करता चलूँ कि ये इनको मैं सेपरेट एक वीडियो के ज़रिए से इसी ग्रुप के बीच में मैं डाल दूँगा। जो एक प्लेलिस्ट है वीडियोस की, उसी प्लेलिस्ट के बीच में उसके इनकी सेपरेट स्लाइड्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। आप उनको स्लाइड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं साइड बाय साइड द लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।